Hey everyone, welcome back. So in this session we will do some other important prepositions. Previous videos में जितने भी prepositions किए अभी तक आपको समझ आ गए होंगे, right? तो अब हम start करेंगे some other important prepositions. अब मुझे बताइए, हमने एक preposition किया था into. into का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब भी outside to inside मोशन दिखाना हो, जब भी हमें फिजिकल मूवमेंट एक्सप्रेस करना हो, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इनटू का. और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, हम कभी भी अगर मोशन एक्सप्रेस करना हो आउटसाइड टू इनसाइड, फिजिकल मोशन एक्सप्रेस करना हो, तो हम एंटर इनटू का यूज़ नहीं करते. किसके लिए नहीं करते? फिजिकल मूवमेंट के लिए नहीं किया जाता, राइट? लेकिन एक और पॉइंट आपको बताया था कि एंटर इनटू का यूज़ किया जाता है कब? जब भी एंटर करने की बात हो किसी मैटर में, डिस्कशन में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है जी, उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं? एंटर इनटू. लेकिन फिजिकल मूवमेंट के लिए हम लोग नहीं करते. मैं कभी नहीं कहूँगी आई एंटर इनटू द रूम, नो, आई एंटर्ड द रूम, राइट? अब जैसे एंटर और इनटू, एंटर क्या है? एक वर्ब. इनटू क्या है? एक प्रेपोजिशन. तो ये वर्ब और प्रेपोजिशन को मिला के एक वर्ड जब बना, इसने एक डिफरेंट मीनिंग एक्सप्रेस किया, ठीक है जी. तो जब वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स. क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स. और फ्रेजल वर्ब्स डिफरेंट मीनिंग रखते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में. तो अभी हम लोग करेंगे इनटू से रिलेटेड कोई और इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स. एक तो है एंटर इनटू, कब यूज़ किया जाता है? इस पर्पस के लिए. नंबर 2 इज टर्न इनटू. अब टर्न इनटू का यूज़ कब किया जाता है? जब भी हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की. और कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? जब किसी भी चीज़ की स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा. जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, आइस टर्न्ड इनटू वाटर. अब पहले स्टेट क्या थी? आइस सॉलिड स्टेट थी. वो स्टेट किस में टर्न हो गई? वाटर में, लिक्विड स्टेट में आ गई. तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी स्टेट का, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टर्न इनटू का. नंबर 3 इज ब्रेक इनटू. अब ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना. इनटू का मतलब होता है मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड. तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह पर ज़बरदस्ती घुसना, ठीक है जी. टू एंटर फोर्सफुली. जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, अ थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट. कल रात एक चोर मेरे घर ज़बरदस्ती घुस गया. अब ज़बरदस्ती घुसने के लिए कौन सा एक्शन और प्रेपोजिशन यूज़ हुआ? ब्रेक इनटू, ठीक है गाइस. अनदर प्रेपोजिशन रिलेटेड टू इनटू इज लुक इनटू और सी इनटू, ठीक है जी. अब लुक इनटू और सी इनटू का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, परखना, ठीक है जी. तो क्या मतलब हुआ इन दोनों का ही? इन्वेस्टिगेशन, या फिर आप डीपली ऑब्जर्व भी कह सकते हो. जैसे पुलिस लुक्ड इनटू दिस केस, ठीक है जी. पुलिस लुक्ड इनटू दिस केस, दैट मीन्स पुलिस ने इस केस को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया. लुक इनटू या मैं सी इनटू भी लिखूं, दोनों का ही मीनिंग सेम है. सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू प्रेपोजिशन इनटू. अब हम करेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स. द नेक्स्ट प्रेपोजिशंस अक्रॉस एंड थ्रू. अब अक्रॉस और थ्रू को कब यूज़ किया जाता है, इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ. लेट्स से आप कुछ यहाँ खड़े हो पॉइंट ए पर, ठीक है जी, और एक और पॉइंट है सामने की तरफ, पॉइंट बी, ठीक है जी. आप बोलोगे मेरा घर इस पार से उस पार है, यानी कि यहाँ से यहाँ
है, कुछ भी है, आपका घर है या कोई भी जगह है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच की बात आप लोगों ने नहीं की, यहाँ से यहाँ के मीडियम की बात आप लोगों ने नहीं की। सिर्फ आपने कहा फ्रॉम दिस साइड टू अदर साइड, इस पार से उस पार। उस वक्त आप क्या यूज़ करोगे? अक्रॉस। कब यूज़ करेंगे? फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है जी। अब मुझे बोलना है इस पार से इस पार एक मीडियम के थ्रू, जैसे इस पार से इस पार किसी नदी के थ्रू, इस पार से उस पार किसी ब्रिज के थ्रू, यानी कि बात किसकी कर दी मैंने? मीडियम की। तो जब मीडियम दिया गया हो उस वक्त हम किसका यूज़ करते हैं? थ्रू का यूज़ करते हैं। तो थ्रू का यूज़ कब किया जाता है? व्हेन अ मीडियम इज़ टू बी यूज्ड। जैसे माई friend lives dash the river. Example number 1. Example number 2. I want to visit my friend's house dash this river. ठीक है जी। आई हैव टू लिख दो। चलो अब मुझे बताओ कहाँ पर क्या होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस देखें तो बोला गया है मेरा दोस्त, सिर्फ ऑप्शन 2 ही आपके पास, अक्रॉस और थ्रू, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। माई फ्रेंड लिव्स डैश द रिवर, मेरा दोस्त रिवर के उस पार रहता है। तो क्या बोलोगे? अक्रॉस द रिवर और थ्रू द रिवर। सिर्फ उस पार रहता है, एक साइड से दूसरी साइड की बात की गई, क्या होगा? अक्रॉस। Now the next sentence, I have to visit my friend's house dash this river. मुझे अपने दोस्त के घर जाना होगा इस रिवर के द्वारा, इस रिवर के ज़रिए। तो मीडियम की बात हुई। जब मीडियम लिया गया रिवर को तो उस वक्त क्या यूज़ करेंगे आप? थ्रू का यूज़ करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रू। तो अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। सो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिनका यूज़ किया जाता है सेंटेंस में कंट्रास्ट शो करने के लिए। ठीक है। जैसे हम लोगों ने कंजंक्शंस किए थे ना, येट, कॉमा, किन वर्ड्स के साथ लगते थे? दो, ऑल्दो, वो भी कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ होते थे। दोनों का मतलब क्या था? हालांकि। अब इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट की बात की जाए तो दोनों का मतलब क्या है? के बावजूद। जैसे मैं कुछ ऐसा बोलूं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो परीक्षा में पास नहीं हो पाई। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉन्ट्रास्ट शो करना, के बावजूद। अब डिफरेंस क्या है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में? पहले तो आपको ये याद रखना है कि जब भी इन स्पाइट यूज़ हुआ है उसके साथ हमेशा ऑफ यूज़ होगा। लेकिन कभी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है आपको दिया गया हो डिस्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट ऑफ वर्ड गलत है। डिस्पाइट अकेला ही यूज़ होता है और इन स्पाइट, ये दोनों अलग अलग हैं, हमेशा ऑफ के साथ ही यूज़ होते हैं। यही इस वर्ड का प्रॉपर फॉर्मेशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो अब डिफरेंस क्या है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में? तो बात की जाए इन स्पाइट ऑफ की तो ये लगता है एक पॉजिटिव सेंस वाले स्टेटमेंट में। ठीक है। किसके साथ लगता है? एक पॉजिटिव सेंस हो जिस स्टेटमेंट में, उसके साथ। बात की जाए डिस्पाइट की तो डिस्पाइट लगता है ऐसी स्टेटमेंट के साथ जिसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंस झलकता हो। इसी को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, बीइंग लेट ही वॉज अलाउड टू एंटर द क्लास। लेट होने के बावजूद भी उसे क्लास में एंटर करने दिया गया। सेकेंड सेंटेंस, डैश हैविंग अ कार ही कुडंट रीच ऑन टाइम। ठीक है जी। अब मतलब क्या हुआ? कार होने के बावजूद भी वो समय पर नहीं पहुंच पाया। अब फर्स्ट देखा जाए तो क्या बोला गया है? बीइंग लेट। क्या लेट होना एक पॉजिटिव सेंस रिप्रेजेंट करता है? क्या ये एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात रिप्रेजेंट करता है? नहीं। लेट होना मीन्स अ नेगेटिव थिंग, नेगेटिव एक्शन। तो इसीलिए जब नेगेटिव है तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे?
डिस्पाइट बीइंग लेट ही वॉज अलाउड टू एंटर द क्लास। अक्सर सेंटेंस में दिया गया होगा डिस्पाइट ऑफ बीइंग लेट, ऑफ नहीं लगेगा, याद रखना है। नेक्स्ट, हैविंग अ कार। अब कार होने में कोई बुराई तो नहीं है, अच्छी ही बात है, तो क्या लिखा जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही कुडंट रीच ऑन टाइम। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। अब उस तरफ आप लोग देखें तो मैंने दो और प्रेपोजिशंस लिख कर रखे हैं जो है मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। तो जल्दी से नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। सो आई गेस अभी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करके एग्जाम्पल्स नोट कर लो। चलिए, नाउ द डिफरेंस बिटवीन मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। अब मेड के साथ या मेक के साथ हम लोग ऑफ भी लगाते हैं, मेक या मेड के साथ हम लोग फ्रॉम भी लगाते हैं। तो कब डिफरेंस आता है, जब मैंने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया या फिर मैं प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करूँ। चलिए देखते हैं, जब भी हम लोग लिखते हैं मेड ऑफ, तो मेड ऑफ का यूज़ कब किया जाता है, जब सेंटेंस में क्या रिप्रेजेंट किया गया हो, फिजिकल चेंज। क्या रिप्रेजेंट किया गया हो, फिजिकल चेंज। लेकिन जब सिर्फ केमिकल चेंज रिप्रेजेंट किया गया हो, उस वक्त हम लोग यूज़ करते हैं मेड फ्रॉम का। अब आप लोग साइंस में पढ़ते थे, स्कूल में कभी पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज पढ़ाया जाता था, केमिकल चेंज पढ़ाया जाता था, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, राइट। अब फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज यानी कि सिर्फ बाहरी बदलाव, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। अब जब लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है तो क्या लकड़ी का जो देखने का वो है, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, क्या वो चेंज हो जाता है, नहीं। लकड़ी तो लकड़ी ही रहती है, थोड़ा सा शेप, साइज़, ये सब उसको मोल्ड कर दिया जाता है, पर लकड़ी जो मटेरियल है, मटेरियल तो सेम रहता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। समझे बात। अब मेड फ्रॉम की बात की जाए, यानी कि केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से मेरे कहने का मतलब है, लेट्स से मैं कहूँ कि बटर बनाया गया मिल्क से। अब मिल्क कैसा है दिखने में, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है। जब आप उसे बटर में कन्वर्ट करते हो तो वो कैसी स्टेट में आ जाता है, एकदम सॉलिड स्टेट में आ जाता है, राइट। दैट मीन्स उसमें फिजिकल चेंज तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसमें केमिकल चेंज भी हुआ, उसके स्टेट में भी चेंज हुआ। तो उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पेपर इज मेड dash wood, curd is made dash milk, ornaments are made dash gold, ठीक है जी। सो ये है 3 एग्जाम्पल, जल्दी से देखिए। अब पेपर वुड से बना है, पेपर दिखने में कैसा होता है आप लोगों को पता है। अब जब वुड को देखा जाए तो वुड और पेपर का फिजिकल अपीयरेंस सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो जब फिजिकल अपीयरेंस सेम नहीं है, सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, राइट। मेड फ्रॉम आएगा। अब कर्ड और मिल्क की बात की जाए, मिल्क को जब हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्वियसली उसमें केमिकल चेंज आता है। तो जब केमिकल चेंज आ रहा है तो उस वक्त भी क्या होगा, फ्रॉम का ही यूज़ होगा। अब थर्ड सेंटेंस देखें, ऑर्नामेंट्स आर मेड डैश गोल्ड। अच्छा, गोल्ड दिखने में कैसा होता है, येलो सॉलिड एक मेटल है। जब उससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो यस, उसको में थोड़ा सा फिजिकल चेंज तो होता है, लेकिन क्या जो गोल्ड का एक्चुअल स्टेट है वो चेंज हो जाता है, नहीं होता। गोल्ड तो गोल्ड ही रहता है, उसमें जो भी फॉर्मेशन उसका है वो वैसा ही रहता है, सिर्फ उसमें फिजिकल चेंज आता है। हम उसको मोल्ड कर डिज़ाइनिंग कर कुछ और आउटपुट्स या डिज़ाइंस बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो यही डिफरेंस है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बीच का। तो चलिए आप समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो, फर्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन, अदर वन इज़ इम्प्रूवमेंट ऑन। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। हम इम्प्रूवमेंट इन भी बोलते हैं, हम इम्प्रूवमेंट ऑन भी बोलते हैं। क्या कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखो तो लिखा गया है कंपेयर्ड विथ। कंपेयर का मतलब तुलना करना, कंपेयर्ड टू भी बोला गया है। तो क्या कोई डिफरेंस है, कंपेयर्ड विद यूज़ करें या कंपेयर्ड टू यूज़ करें। तो जब भी प्रीपोजिशंस के साथ, कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस के साथ जब डिफरेंट प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है तो उसके यूज़ में भी
थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब वो डिफरेंस क्या है, चलो समझते हैं। पहले दिया गया है इम्प्रूवमेंट इन, तो इम्प्रूवमेंट इन का यूज़ तब किया जाता है जब किसी ओनली वन थिंग, ठीक है, किसी एक ही चीज़ में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। समझ रहे हो बात। इम्प्रूवमेंट ऑन का यूज़ कब किया जाता है, जब दो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ दो चीज़ें हैं और जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड फॉर्म में है, ठीक है, दो हैं लेकिन जो पहला वाला है वो इम्प्रूव्ड फॉर्म में है, लेटर वन इज़ इन इम्प्रूव्ड फॉर्म। तो उस वक्त हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑन का, व्हेन लेटर गोज़ बेटर। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, ब्लैंक हिज हेल्थ। Sentence number 1, sentence number 2, today's price is an improvement dash yesterday's price। ठीक है जी। अब फर्स्ट सेंटेंस में किसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है, एक ही चीज़ पर इम्प्रूवमेंट है। वो किस पर है, किसी पर्सन की हेल्थ पर। एक ही चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, सिर्फ हेल्थ पर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन। नेक्स्ट में देखा जाए तो नेक्स्ट में बोला गया है कि जो आज का प्राइस है वो कल के प्राइस से इम्प्रूव्ड है। आज के प्राइस में कल के प्राइस से इम्प्रूवमेंट दिखाया गया है, यानी जो पहले अब हुआ है उससे, वो बाद वाले से, पुराने वाले से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। तो उस वक्त हम किसका यूज़ करेंगे, इम्प्रूव्ड ऑन का, क्योंकि कंपैरिजन में एक से ज़्यादा बताया गया है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रूवमेंट इन एंड इम्प्रूवमेंट ऑन। ठीक है गाइस। अब है अनदर वर्ड्स, कंपेयर्ड विद एंड कंपेयर्ड टू। सो लेट्स सी द डिफरेंस। बात करें अगर हम कंपेयर की, तो कंपेयर को जैसे कि मैंने बताया तुलना करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कंपेयर विद का यूज़ कब किया जाता है, जब हम सिमिलर कैटेगरी की थिंग्स को, नाउन्स को या पर्सन्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। कंपेयर्ड टू का यूज़ कब किया जाता है, जब डिफरेंट कैटेगरी के नाउन्स या प्रोनाउंस को कंपेयर किया जाए। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, शेक्सपियर्स पोइट्री इज कंपेयर्ड टू और विथ कालिदास पोइट्री। ठीक है जी। नंबर 2, एंगर इज कंपेयर्ड टू और विथ फायर। यू हैव टू ऑप्शंस टू फिल दिस ब्लैंक्स, और ऑप्शंस क्या है, विथ या फिर टू। फर्स्ट वन देखा जाए तो क्या बोला गया है, शेक्सपियर की पोइट्रीज़ को किससे कंपेयर किया जाता था, कालिदास की पोइट्री से कंपेयर किया जाता था। हम लोग अक्सर बोलते हैं कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यही बोला जाता है क्योंकि उनकी पोइट्रीज़ में कंपैरिजन था। अब उनकी भी पोइट्री है, दूसरे पर्सन की भी पोइट्री है, सेम कैटेगरी हो गई, तो उस वक्त क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयर्ड विद। अब देखा जाए तो नेक्स्ट में किस किस का कंपेयर हो रहा है, एंगर का कंपेयर फायर के साथ। हम अक्सर अपने गुस्से को हीट से कंपेयर करते हैं, राइट। तो एंगर को और फायर को, क्या गुस्सा क्या है, बिहेवियर, हीट क्या है, फायर क्या है, एक मटेरियलिस्टिक थिंग, राइट। क्या इन दोनों के बीच का कोई कंपैरिजन है, नहीं है। कैसे होगा, सेम कैटेगरी में तो आती नहीं है। तो जब सेम कैटेगरी में नहीं आती तो उस वक्त क्या लिखा जाएगा, टू। Anger is compared to fire. So this is the difference between compared with and compared to. So next prepositions हैं accused of and accused by, and other one die of, die from. तो सबसे पहले तो हम लोग accuse से related prepositions करेंगे। तो accuse का मतलब क्या होता है, accuse उस पर्सन को बोला जाता है जिस पर कोई चार्ज लगा हो, ठीक है, जिस पर कोई भी चीज़ का इल्ज़ाम लगा हो, ब्लेम हो किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है एक्यूज। अब एक्यूज के साथ हम लोग ऑफ भी लगा रहे हैं और बाय भी लगा रहे हैं। तो एक्यूज्ड ऑफ का कब यूज़ किया जाता है, जब भी हम बात करते हैं किसी क्राइम की, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यू आर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो तुम पर किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा है, थेफ्ट का,
ठीक है जी। तो जब क्राइम लिखा हो, जो भी क्राइम किया गया है उसको लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड बाय का यूज़ तब किया जाता है जब, अब मैंने तुमको बोला यू आर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, लेकिन ये इल्ज़ाम तुम पे कौन लगा रहा है, किसने ये इल्ज़ाम लगाया, मैंने। तो यू आर एक्यूज्ड बाय मी, तो जो भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन पर चार्ज लगाता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्यूज्ड बाय। जैसे एग्जाम्पल देखना, रवि इज एक्यूज्ड ऑफ और बाय मर्डर। ठीक है जी, दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, रवि इज एक्यूज्ड ऑफ और बाय हिज ब्रदर। तो क्या आना चाहिए फर्स्ट वन में, रवि इज एक्यूज्ड ऑफ और बाय मर्डर। अब मर्डर क्या है, एक क्राइम, तो जब क्राइम दिया गया है तो एक्यूज्ड ऑफ का यूज़ करेंगे, राइट। नाउ रवि इज एक्यूज्ड ऑफ और बाय हिज ब्रदर, रवि पे किसने इल्ज़ाम लगाया, उसके ब्रदर ने। तो जब पर्सन दिया गया है उस वक्त हम लोग क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। यही डिफरेंस है एक्यूज्ड ऑफ और एक्यूज्ड बाय के बीच का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डाई ऑफ एंड डाई फ्रॉम। अब डाई का मतलब क्या है, मरना, ठीक है, डेथ होना। अब डाई ऑफ भी होगा, डाई फ्रॉम भी होगा, और ये दोनों ही यूज़ होते हैं डेथ का रीज़न बताने के लिए कि किसी भी पर्सन की डेथ का रीज़न क्या था। ठीक है जी। अब डाई ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब डेथ हुआ हो, किस रीज़न की वजह से, किसी डिज़ीज़ की वजह से, जब कोई किसी बीमारी से मर गया है, भूख से मर गया है, जिससे मैं बोलूँ स्टार्वेशन या हंगर से मर गया है, या फिर प्यास से मर गया है, दैट मीन्स थर्स्ट से किसी का डेथ हुआ है, उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, डाई ऑफ। बात की जाए डाई फ्रॉम की, तो डाई फ्रॉम का यूज़ कब किया जाता है, जब कोई फिजिकल इंजरी की वजह से मरता है। ठीक है, फिजिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी एज इन किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को कोई चोट लग गई है, वूंड है, इंजरी है, तो उससे किसी के डेथ होने के लिए हम लोग किस से रीज़न एक्सप्रेस करते हैं, डाई फ्रॉम से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डाई ऑफ का यूज़ तब किया जाता है जब डेथ का रीज़न काइंड ऑफ नेचुरल हो, बॉडी के इंटरनल इश्यूज़ की वजह से हो। अब डाई फ्रॉम का यूज़ कब किया जाता है, जब फिज़िकली आपको चोट लग जाए, ठीक है, फिज़िकली एक्सीडेंट हो जाए, तो फिज़िकल बॉडी में ही चोट होगी, तो उसकी वजह से डाई फ्रॉम का यूज़ होगा। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, हिज मदर डाइड ऑफ और फ्रॉम कैंसर, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड वन, हिज मदर डाइड ऑफ और फ्रॉम एन इंजरी इन हर हेड। ठीक है जी, या फिर मैं इंजरी इन हर हेड की जगह एक्सीडेंट भी लिख दूँ। तो फर्स्ट वन इज़ हिज मदर डाइड ऑफ और फ्रॉम कैंसर। अब कैंसर की वजह से मौत हो रही है, कैंसर यानी कि एक डिजीज़ की वजह से, तो किसका यूज़ होगा, डाई ऑफ का। नेक्स्ट वन, हिज मदर डाइड ऑफ और फ्रॉम एन इंजरी इन हिज हेड, इन हर हेड। अब चोट लगने की वजह से डेथ हो रही है तो किसका यूज़ होगा, डाइड फ्रॉम का। अब इसकी जगह मैं एक्सीडेंट लिख देती, वूंड लिख देती, इंजरी लिख देती, एक ही मतलब होता, हर केस में डाई फ्रॉम ही आता। ठीक है जी, तो ये है डिफरेंस। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी कह सकते हो या फिर फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब्स भी कह सकते हो। जैसे मैं बोलूँ वर्ड अफ्रेड, अफ्रेड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन लगेगा तो वो हमेशा ऑफ ही होगा। अवेयर के बाद भी ऑफ ही लगेगा, प्रेफर के बाद हमेशा ही टू लगेगा। तो ये सब वर्ड्स आप लोग नोट कर लीजिए, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं। इन वर्ब्स के बाद यही प्रेपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। इनके अलावा अगर आपको इनके साथ कोई और प्रेपोजिशन सेंटेंस में दिखे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो ये रूल भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें लिखा गया है कि जब ऐसे वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज़ हों जैसे दिस, दैट, नेक्स्ट,
एवरी इन वर्ड्स का यूज़ किया जाए, लास्ट इन वर्ड्स का यूज़ जब एक सेंटेंस में किया जाए किसी भी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी टाइम बेस्ड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस वक्त हम लोग इनके साथ प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई विल कम ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है जी। अब आप लोग देख रहे हो मैंने इस सेंटेंस में क्या लिखा है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या वर्ड है जो आने वाले समय को, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा टाइम, मंडे को। तो मैं एक और ऐसा वर्ड क्यों लगाऊं जो इसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रूरत नहीं है ना। तो दैट मीन्स आपको यहाँ से ऑन को ओमिट करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई विल कम नेक्स्ट मंडे, ठीक है। यहाँ पर जब ऐसे वर्ड्स दिए गए हों तो एट, ऑन, इन, ये सारे वर्ड्स आप लोग नहीं यूज़ करते हो। इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशंस का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो यही रूल है। सो इसी के साथ ख़त्म होता है प्रेपोजिशंस टॉपिक। अगर पोजीशन बेस्ड प्रेपोजिशंस में अभी भी किसी को डाउट है तो एक चार्ट आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें एक पिक्चर के फॉर्म में डिफरेंट पोजीशंस एंड प्रेपोजिशंस को एक्सप्रेस किया गया है। सो आई रियली होप ये चार्ट देखकर आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह की पोजीशन के लिए आप लोग किस तरह का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। सो गुड लक, थैंक यू वेरी मच।